Assalamualaikum everyone. As you know, that the post of junior science teacher has been advertised by SIBA testing service, and so many complexities and so many difficulties and problems have arise in the minds of aspirants that how they should start their preparation and who can apply for the post and what will be the next process. So everyone is confused, and wherever I have gone, whoever I have touched, everyone is puzzled. Okay, सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पोस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस डेप्थ में डिस्कस करेंगे कि हम ये पोस्ट आकर है क्या, इसकी नेचर क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रिपरेशन कैसे होगी और प्रिपरेशन की क्या क्या स्ट्रेटेजीज होंगी, और स्पेशली उन क्वेश्चन को टच करना जो जिन क्वेश्चन में एस्पायरेंट्स पजल्ड है। एस्पायरेंट्स पजल किस में है? एस्पायरेंट्स पजल में सबसे पहले कि भाई ये साइंस की जो पोस्ट है इसके लिए प्रिपरेशन हम कहाँ से करेंगे, कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, उनकी कितनी मार्क्स होगी। अच्छा, अगर साइंस है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री, तो उसको कितना पढ़ना पड़ेगा, या हमें मिडिल लेवल तक पढ़ना पड़ेगा या हमें इंटर की क्लासेस तक अटेंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आप उनके साथ क्या कहते हैं कि ये बात शेयर कर दूं कि उनको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो हमने फ्रेमवर्क रखा जिसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सबसे पहले हम टेस्ट के एग्जाम फॉर्मेट को समझेंगे, देन उसके बाद ये एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच हमने डिज़ाइन की है कि कौन सी अप्रोच है, कौन से स्टेप्स हैं जो उनका ये जो सफ़र है JST बनने का, जॉब को हासिल करने का, वो किस तरीके से हासिल हो सकता है, किस तरीके से उनके लिए आसान बन सकता है। क्योंकि एक चीज़ आपके हाथ में, प्रिपरेशन आपके हाथ में, मेहनत आपके हाथ में है। अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप एनी काइंड ऑफ अ पोस्ट जो ना क्या सिक्योर कर सकते हैं। जस्ट आपको प्रॉपर गाइडेंस हो, जस्ट आपको प्रॉपर वे हो, और वो प्रॉपर वे और प्रॉपर गाइडेंस आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जो प्रॉपर वे है, गाइडेंस है, एग्जाम्स वो जो स्पेशलिस्ट हैं या जो क्या कहते हैं मोस्ट सीनियर जो क्या कहते हैं एग्जामिनर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके ही आपके साथ शेयर की जा रही है। चले, अच्छा दूसरे लेवल पे मैंने आपको ये भी चीज़ जस्ट आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि ये जो हमने लिखा है कि कलेक्टिंग ऑथेंटिक मटेरियल, यानी कि हम इसमें ये भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि मटेरियल कहाँ से डिस्कस करें और उस मटेरियल में हम मास्टरी कैसे हासिल करें, एक्सपर्टी कैसे हासिल करें, और उसके बाद इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि कौन सी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स हैं जिनको हम फॉलो करके, जिन पे हम अमल करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करें और हाईएस्ट से हाईएस्ट स्कोर सिक्योर करें। चले, सबसे पहले आते हैं इस टेस्ट या जॉब की रिक्वायरमेंट पे। आपको नाम का पता है कि भाई ये है जूनियर साइंस टीचर, ये पोस्ट है। चलो ठीक है, आप सब जानते होंगे कि ये तो पोस्ट सबके लिए एक न्यूली एडवर्टाइज है, न्यूली एक कॉन्सेप्ट है, हर किसी के समझ आया। पर आपके साथ में थोड़ा कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करूं कि आपने एक पोस्ट सुनी थी जो SPSC के तरफ से एडवर्टाइज हुई थी, वो थी सीनियर सब्जेक्ट टीचर, सीनियर साइंस टीचर। अब देखें, वो थी सीनियर, अब ये थी जूनियर। सीनियर और जूनियर का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पर देखें, वो जो पोस्ट एडवर्टाइज की गई थी, उस पोस्ट को इसलिए एडवर्टाइज किया गया था कि हायर सेकेंडरी की लेवल पे जो भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, जो भी साइंस के क्लासेस हैं, वो टीचर अटेंड कर सके। और उसमें जो रिक्वायरमेंट रखी गई वो रखी गई थी स्पेशलाइजेशन। किसी में MSc रखी गई थी, किसी में जो क्या कहते हैं BSc रखी गई थी, फिजिक्स या बायोलॉजी केमिस्ट्री है, इन सब्जेक्ट्स को मास्टर्स लेवल पे रिक्वायर किया गया था। यानी कि इससे साफ जाहिर था, वाजे था कि ये जो पोस्ट थी डेफिनेटली अपर क्लासेस के लिए थी। लेकिन यहाँ जो पोस्ट अभी जो एडवर्टाइज हुई वो जूनियर साइंस टीचर की हुई है, और इसके लिए स्केल भी 14 रखा गया है। अब देखें, एक 14 स्केल वाला टीचर, जाहिर सी बात है वो इंटर की क्लासेस तो अटेंड नहीं करेगा, ग्रेजुएशन की क्लासेस तो अटेंड नहीं करेगा। अब अगर वो सर्व करेगा तो कहाँ तक सर्व करेगा? वो मिडिल लेवल पे सर्व करेगा, सेकेंडरी लेवल पे सर्व करेगा, जिसमें अब देख सकते हैं कि हमारी 8th क्लास आ गई, या ज्यादा से ज्यादा अगर हम जाए तो मैट्रिक तक। लेकिन मैट्रिक तक भी जो जूनियर साइंस टीचर प्रोमोट होते हैं, जिनकी तकरीबन 10 साल की सर्विस हो जाती है, जिनको एक्सपर्टी आ जाती है सब्जेक्ट में, वो जाके सर्व करते हैं, वो डेफिनेटली जूनियर साइंस टीचर्स नहीं होते। तो सबसे पहले आपको थोड़ा फॉर्मेट समझ में आ गया, और उसके बाद में आपके साथ ये भी डिस्कस करता चलूं कि आखिर इस पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी फैकल्टी साइंस है, जिनकी अल्मा मैटर जो है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो साइंस है। यानी किसी भी
साइंस की फील्ड में जिन्होंने बीएससी की हुई है, एमएससी की हुई है, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, या उसके अलावा कंप्यूटर साइंस में, या उसके बाद उसके अलावा इंजीनियरिंग में, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी जॉब, जो भी एकेडमिक डिसिप्लिन हैं, जिन्होंने भी इनमें अप्लाई किया है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई नहीं कर सकता? जिन्होंने आर्ट्स में अप्लाई किया है, जिन्होंने आर्ट्स में एमए की हुई है, एमफिल की हुई, वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर एमए इंग्लिश हो, एमए पाकिस्तान स्टडी हो, एमए पॉलिटिकल साइंस हो, अच्छा यहाँ पर, या इवन एमए इंटरनेशनल रिलेशंस हो, वो भी अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये जो डिसिप्लिन हैं वो साइंस के डिसिप्लिन नहीं है। साइंस के डिसिप्लिन कौन से? साइंस के डिसिप्लिन वो हैं जो क्या कहते हैं, जिनको हम सिंपल वर्ड्स में कहें, जिनमें साइंस प्योरली अर्थ साइंस हो गई, इन्वायरमेंटल साइंस हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये डिसिप्लिन जिस जिस डिग्री में इंक्लूड है वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये डिसिप्लिन अगर वहां पर नहीं है मौजूद तो वो बंदा इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा चलो, अच्छा इससे यानी कि मकसद मेरा ये भी हो गया कि इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी भी इसमें क्या कहते हैं कि आ गई, यानी कि या लॉ भी इसमें आ गई। ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, और दूसरी बात, अगर वो अपॉइंट हो जाएंगे तो अपॉइंट होने के बाद एज ए सर्व करेंगे तो वो साइंस टीचर के तौर पर सर्व करेंगे। चले, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई इस एग्जाम की फॉर्मेट क्या है, ये किस हिसाब की पोस्ट है और किस लेवल पे क्या कहते हैं। चल नेक्स्ट चीज को डिस्कस करते हैं कि रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर और साइंस में ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस। नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं कि पॉइंट है, वो जो मेन पॉइंट है वो एग्जाम प्रिपरेशन का पॉइंट है कि भाई प्रिपरेशन कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। दिस इज क्रिएटिंग so many troubles for aspirants and everyone is puzzled and everyone is confused, you know। अगर काफी सारे दोस्त मैं मायूस देखता हूँ वो इस साइंस का नाम सुनकर परेशान है कि भाई अप्लाई करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे, क्या करें, क्या करना चाहिए। आखिर कुछ दोस्तों ने तो ये डिसाइड किया कि भाई अपने प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको, इन कैरियर्स को हम कैरी करेंगे, हम इस चीज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं कि देखें, हम आखिर मायूस क्यों होते हैं? हमें जब एक जॉब आई है और क्या कहते हैं कि एक एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर हुई है, एक सिलेबस मिलेगा, आप एबल हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, फिर मायूसी किस बात की? अगर आप डिसिप्लिन हैं, अगर आप कमिटेड हैं, कंसिस्टेंट हैं, और सबसे बड़ी बात, भले कुछ भी हो, आपकी कोई भी लेवल, इवन आपकी जीरो लेवल है मैथमेटिक्स में, इंग्लिश में, साइंस में, तब भी प्रिपरेशन किस चीज की जाती है? इस चीज की जाती है अपने आप को एबल बनाने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए कि भाई हम इस जॉब के लिए वर्थ हैं, डिजर्विंग है। और कॉन्फिडेंस, या एक बंदा कॉन्फिडेंट कब होता है, कॉन्फिडेंस कब बिल्डअप होता है? तब बिल्डअप होता है जब एक इंसान को पता चलता है, जब वो उसकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है और प्रिपरेशन में उसको बताते कि हम कर सकते हैं, अभी तुम इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, उस चीज को क्वालिफाई कर सकते हो। तो भाई आ जाते हैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करते हैं जो आपको रियली उसको क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प करें। सबसे पहले कि कलेक्टिंग ऑथेंटिक मटेरियल, इस पे बात करेंगे कि भाई मटेरियल कहाँ से कलेक्ट करें। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई इन चीजों के पीछे ना पड़े। कोई अब क्या करेगा, जूनियर साइंस टीचर के लिए भाई एक नाम लिख के जूनियर साइंस टीचर गाइड लिख के बस अपलोड कर देगा, और हमारे कुछ दोस्त क्या करेंगे, 1500-2000 रुपये खर्च करके उस बुक को खरीद करेंगे। फिर जब पेपर में अपीयर होंगे, फिर टेस्ट में स्कोर क्या होगा, मायूसी वाला स्कोर होगा कि भाई ये भी क्वेश्चन नहीं आए, ये भी नहीं आए, जो क्वेश्चन थे वो नहीं आए। सबसे पहले ये चीज नहीं करनी हमें। ओनली एंड ओनली आई सजेस्ट यू टू यूटिलाइज टेक्स्ट बुक्स। भाई टेक्स्ट बुक्स पे जाना है, टेक्स्ट बुक्स को रेफर करना है, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना है। टेक्स्ट बुक्स कौन से हमारे, अगर जीरो लेवल पे खड़े हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें? भाई आपको फिजिक्स भी नहीं आती, बायोलॉजी भी नहीं आती, केमिस्ट्री, भाई कौन कहता है आपको कि फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री को डायरेक्टली आप टच करें? एट फर्स्ट आई एम सजेस्टिंग यू टू कवर textbooks up to 8th class and ensure 100%। भाई 8th क्लास तक आपकी जो भी बुक्स हैं, मैथ्स की हो गई, साइंस की हो गई, इंग्लिश की हो गई, सबसे पहले 100% उनको दें। अब देखें डायरेक्टली आप 8% को 8th क्लास की बुक्स कैसे कवर कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करेगा कम से कम आप 4th ग्रेड से, 4th क्लास से आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। वहां पर जो भी टॉपिक्स लिखी हुई हैं, मैथमेटिक्स में अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को सिंपल से डिफाइन किया गया है, अगर मैथमेटिक्स में साइंस है
अगर फ्रिक्शन है, फोर्स है, इनर्शिया है, या उसके अलावा मास है, वेलोसिटी है, वो चीजें सिंपल से सिंपल डिफाइन की गई हैं। आप वहां जाएं, उनको टच करें, उनको पढ़ें, उनसे स्टार्ट करें, आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी, आप इजीली से इजी अंडरस्टैंड करते जाएंगे। और फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से क्या कहते हैं आप डिस्कस करें। चलो हम क्या करते हैं, वन बाय वन एक सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश के लिए भी आप 4 और 5 की क्लास से शुरू करें 8 तक, या आप इंग्लिश के लिए मैट्रिक तक या इंटर तक भी जा सकते। लेकिन क्या करें, आप इन चीजों में नहीं पढ़े भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ो, टेंसेस पढ़ो, भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ो, या इडियम्स पढ़ो, फ्रेजेस पढ़ो, इन चीजों को टच करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ये एग्जाम आपका सिविल सर्विसेज का नहीं है, ये प्योरली टेक्स्ट बुक का एग्जाम है। आपको टेक्स्ट बुक एनी हाउ क्या कहते रेफर करने के लिए कहा जाएगा। आप और कुछ भी नहीं करें, इंग्लिश की जो बुक्स हैं उन टेक्स्ट बुक के उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। अगर उनमें टेंसेस दी गए उनको सॉल्व करें, अगर उनमें सिनोनिम्स दिए गए उनको सॉल्व करें, उनमें प्रीपोजिशन दी गई है, उनमें एडवर्ब दिए गए, उनमें आर्टिकल्स दिए गए, खुद ब खुद आप जो अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं वो खुद ब खुद उसमें कवर हो जाएगा। और खुद ब खुद वो सारी चीजें जो उनमें उसमें इंक्लूड हो जाएंगी जो आपने पहले डिसाइड किया गया, और इस तरह से होंगी, इस तरह से क्या कहते हैं उसका जो अंदाज रखा गया है। मैं तो समझता हूँ कि आपको बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे ये बुक्स। अच्छा, ये तो आपकी ये चीज आपकी कवर हो गई। अब बाकी इस पे सोचते हैं हम 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर और इंटर के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि देखिए, जबकि ये 14 स्केल की जॉब है, फर्स्ट ईयर और इंटर की मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्लासेस उनको अटेंड करनी है जो सीनियर जो साइंस टीचर है। और उसके बाद अगर फर्स्ट ईयर इंटर तक अगर जाएंगे, ये कोई लेक्चरशिप का एग्जाम नहीं है, ना कोई क्या करेंगे एंट्री टेस्ट का एग्जाम है, ये जस्ट एक टीचर का एग्जाम है जो इसकी लेवल ज्यादा से ज्यादा होगी तो मैट्रिक तक होगी। अगर मैट्रिक तक अगर अटेंड करना चाहते हैं तो कौन से बुक्स करें, बायोलॉजी पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, लेकिन डेप्थ में नहीं जाए, जस्ट कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन लिखें। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नर्वस कोऑर्डिनेशन है, या अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन से कि भाई मोटर न्यूरॉन्स क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, या उसके बाद अब ज्यादा नहीं जाने कि भाई डेंड्राइट्स क्या है, क्या है, एक्सॉन्स क्या है, ये डिटेल इंफॉर्मेशन पर सिंपल यानी कि कॉन्सेप्ट जैसे भाई रिसेप्टर्स किसको कहा जाता है। अब अगर रिसेप्टर में और स्टिमुलस में, तो स्टिमुलस तो भाई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। डेप्थ में तो आपको डेप्थ में जाने की नहीं है जरूरत, ऊपर से जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे चैप्टर में, उन टॉपिक्स की जो डेफिनेशन है उनको कवर वो ही पूछी जाएंगी। अब देखें जैसे कि इनहेरिटेंस का चैप्टर है, उसमें मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनके एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं। जैसे पर उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से होते हैं कि भाई क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, या जीन क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होती है, या उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा म्यूटेशन क्या होगी उसकी डेफिनेशन होगी, या कुछ। पर अगर डिटेल में जाएंगे कि भाई केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए क्या है, तो भाई आप तो कभी भी पहुंच नहीं सकेंगे, कभी भी आप इस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकेंगे। अच्छा, तो यानी कि ये भी आपको पता चल गया कि भाई साइंस में अगर जाना है तो किस हद तक जाना है। साइंस में इस हद तक जाना है कि पहले तो हमें 8 तक जो भी क्लासेज हैं साइंस की, जो भी चैप्टर्स हैं सारे कवर करने हैं, और बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड करने हैं, और क्या कहते हैं उनकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करनी है, और कोशिश करनी है कि उनके मॉक्स भी देने हैं हमें। चलें मैथमेटिक्स के लिए आते हैं। मैथमेटिक्स कैसे आपके लिए आसान हो, मैथमेटिक्स मैं समझता हूँ कि इंग्लिश से भी आसान है अगर आप उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ने की कोशिश करें। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ने की कोशिश को ये ऐसे करना चाहूंगा। अब डायरेक्टली अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या कहते हैं कि जाना चाहते हैं, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना चाहते हैं, या अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन है अगर वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सी सारी प्रॉब्लम्स होंगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी सही डेवलप नहीं होगी। पर इसी तरीके से अगर 4 क्लास 5 क्लास से अगर देखेंगे तो ये जो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है वहां से शुरू हो जाता है। फ्रैक्शन का सही से इंट्रोडक्शन 4 और 5 क्लास से शुरू हो जाता है। अगर आपको उसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, 6 7 की क्लास भरी हुई है सिर्फ फ्रैक्शन से और क्या रेशनल नंबर से। अगर रेशनल नंबर भी जाए तो भी क्या है, फ्रैक्शन ही है। अब देखें अगर 7 क्लास में एक टॉपिक लिखी गई, वही टॉपिक 4 क्लास में लिखी गई और आसान तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, तो आपके लिए अच्छा ये है ना कि आप बेसिक क्लासेस से स्टार्ट करें, उनकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करें। जहां पर भी आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम होती है, आप एआई पे लिखें, उस टर्म को लिखें। आप ये जो वीडियोस हैं
जो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते हैं यूट्यूब में, बिल्कुल आप उनको देखें, ऐसे नहीं है। पर वो जो वीडियोस होते हैं एक मखसूस टॉपिक पे बने हुए होते हैं। अब उन मखसूस जो बने हुए वीडियोस हैं उनको टच करने से पहले आप बैकग्राउंड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है मैथमेटिक्स की उसको कवर करें तो अच्छा होगा। अच्छा, देन आप क्या करें, ये तो आपको कंटेंट के पे भी मास्टरिंग करना, आप क्या करें, हमने सीखा, समझा दिया आपको। यूटिलाइजिंग टेक्स्ट बुक्स, इस पे भी मैंने बात कर दी। अच्छा, चौथी बात है प्रैक्टिसिंग डिफरेंट पास्ट पेपर्स। अब देखें, अगर आपको पास्ट पेपर्स मिल जाते हैं, साइंस के मिल जाते हैं, इंग्लिश के मिल जाते हैं, या क्या कहते हैं मैथमेटिक्स के मिल जाते हैं, उनको प्रैक्टिस करें, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी हम लर्निंग करते हैं उससे ज्यादा जितनी हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग से और भी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। जितनी टेस्ट देंगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उतनी चीजें आपको समझती जाए। क्योंकि टेस्ट जो होती हैं मुश्किल से मुश्किल होके निकाली जाती हैं। तो और जो पढ़ाया जाता है वो सिंपल से सिंपल करके पढ़ाया जाता है। तो अब अगर मुश्किल चीज में थोड़ा आप डालेंगे, उसमें क्या कहते हैं उसको टच करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, देन बिल्डिंग टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी। टेस्ट टेकिंग मतलब यानी कि टेस्ट देने की स्टडीज खुद में बिल्डअप करें। वो कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, देखें। अच्छा, अगर आप किसी भी टॉपिक को टच कर रहे हैं, किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, हर उस चीज को पढ़ें, उसको वहीं पर आप टेस्ट करने की कोशिश करें। आप खुद गेस करें कि भाई इसकी मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, आप खुद बनाने की कोशिश करें, उसके ऑप्शन सजेस्ट करने की कोशिश करें। खुद ब खुद क्या करेगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है टेस्ट का वो बन जाएगा। देन उसके बाद आप आए कि इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स क्या हो। इफेक्टिव जो स्टडी टेक्निक्स हैं उसमें अगर मैं डिस्कस करूं, तो सबसे पहले क्या है, आपका एक्टिव रिकॉल है कि जितना भी आपका सिलेबस था, एक फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये कोशिश करें कि सारे के सारे को कवर करके जाना है। कोई मसला नहीं, अगर एक टॉपिक समझ में नहीं, दूसरी टॉपिक को मूव ऑन करें, तीसरी टॉपिक को मूव ऑन करें। अच्छा, और अपने वीक एरिया पे काम करने की कोशिश करें, जो आपको नहीं आते, ऐसे नहीं है कोई, ये जो चीजें ऑलरेडी आपको आती है उन पे काम करें। अगर आपको इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश को छोड़ के मैथमेटिक्स पे काम करें। मैथमेटिक्स आती है, आप साइंस पे काम करें। अगर साइंस और मैथमेटिक्स आती है, आप इंग्लिश पे काम करें। अच्छा, उसके बाद अगर फर्स्ट टाइम अगर ने आपने स्टडी कर ली है थॉरोली, तो सेकंड टाइम उसकी एक्टिव रिकॉल करें, यानी अच्छे तरीके से उसको दोबारा उसकी रिविजन करें, उसको समझने की कोशिश करें, ताकि बाकी जो बची कुछ चीजें हैं तो वो भी आपको क्या कहते हैं पूरी याद हो जाए। अच्छा, दूसरी है कि अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अंडरस्टैंडिंग, आप कोशिश करें जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। आप जस्ट क्रैम या ये जो रटे वाली स्टडी होती है, क्रैमिंग से बचने की कोशिश करें। क्योंकि जो एग्जामिनर है अगर थोड़ी लैंग्वेज चेंज करेगा तो आपका जो क्रैम है वो फेल हो जाएगा। पर अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी किसी टॉपिक के हवाले से, तो आप इजी से इजी वे में उस एमसीक्यूज को हर तरह से अटेम्प्ट करेंगे। कितनी भी मरतबा चाहे एग्जाम उसको मुश्किल करने की कोशिश करें या कुछ भी करने की कोशिश करें। देन हम आते हैं, अच्छा, कॉन्सेप्ट मैपिंग। ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब ये है कि भाई अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हर टॉपिक के हवाले से, हर चीज के हवाले से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें। अच्छा, देन उसके बाद पेपर प्रैक्टिसिंग, ये भी आपको मैंने पहले ही बताया। मॉक टेस्टिंग, कोशिश करें अगर मॉक्स मिल जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा मॉक एग्जाम करें, ज्यादा से ज्यादा मॉक एग्जाम अटेंड करें। अगर नहीं अटेंड कर सकते तो क्या करें, आप जो बुक्स हैं, जो टॉपिक है जिसकी आप टेस्ट देना